हम लोग आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हिंदी में कहा जाता है समाकलन। इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, जो अवकलन पढ़े हैं, हम लोग जो डी बाई डी एक्स पढ़े हैं, वो जितना भी पढ़े हैं उसका टोटल हम लोग को रिवर्स पढ़ना है, उसका उल्टा पढ़ना है। जैसे देखिए हम लोग पढ़े हैं डी बाई डी एक्स ऑफ tan x, मतलब डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है बाबू सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक आए थे, इसको डिफरेंशिएशन बोल रहे थे। ये डिफरेंशिएशन किया हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस यहाँ से यहाँ तक आएंगे। हम लोग अब रिवर्स प्रोसेस करेंगे, यहाँ से यहाँ विपरीत काम करेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग इंटीग्रेशन। जैसे देखिए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है बाबू tan x प्लस सी। तो देखिए डी बाई डी एक्स tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स हो रहा था। अब सेक स्क्वायर एक्स का वापस अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से ये जो फंक्शन है tan x वापस आ जाएगा। तो जो इंटीग्रेशन है, जो समाकलन है, वो अवकलन का उल्टा है, विपरीत है। जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। जो भी आप डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उसका टोटल फिर से आपको उल्टा पढ़ना है। देखिए tan x का सेक स्क्वायर एक्स होता है डिफरेंशिएशन, अब सेक स्क्वायर एक्स का tan x हो जाएगा इंटीग्रेशन। यहाँ पर सी की लिखा जा रहा है, ये सब हम आगे आपको बता रहे हैं। अभी हम ये थोड़ा सा बता लें। अब ये जानना जरूरी है आपके लिए कि इंटीग्रेशन है क्या। तो इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं बाबू, ठीक है। और थोड़ा सा और भी इसमें हम लोग अभी इंट्रोडक्शन देने वाले, अभी इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं कि इंटीग्रेशन होता है क्या है। क्योंकि हम लोग जब से मान लीजिए नर्सरी क्लास से लेकर क्लास 11th तक पढ़ रहे, अभी तक यह इंटीग्रेशन नहीं मिला था हम लोग को पढ़ने को। कैलकुलस में है, हम लोग जानते हैं ये कैलकुलस का पार्ट्स है। कैलकुलस में हम लोग को मालूम है कि एक होता है डिफरेंशिएशन, एक होता है बाबू इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन तो मान लीजिए 11 में पढ़ना भी था, अब 12 में भी पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन इंटीग्रेशन अभी फर्स्ट टाइम जोड़ रहा है हम लोग के साथ। तो इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग अभी उतना कुछ नहीं जानते हैं, तो इसका हम पूरा आपको बेसिक पढ़ाएंगे। इसके बारे में बताएंगे कि इंट्रोडक्शन है क्या, इंट्रोडक्शन का यूज कहाँ पर है। जैसे हम लोग आगे जाएंगे इंजीनियरिंग करेंगे, मान लीजिए सब पढ़ाई का काम तो हम लोग दैनिक जीवन में तो काम है नहीं। जब हम लोग जाएंगे साइंस के क्षेत्र में तो उसमें हम लोग को इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, कैलकुलस का यूज क्या है, तो हम पढ़ाएंगे आपको कि इंटीग्रेशन का आगे यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या हम लोग अभी प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में जाएंगे तो वहाँ पर तो मिलेगा ही, लेकिन अभी भी हम लोग इंटीग्रेशन का कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन का काम क्या है, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हम आपको ये पढ़ाएंगे इंटीग्रेशन का बेसिक। अभी बेसिक में इंट्रोडक्शन बताएंगे। बार-बार बोल रहे हैं कि इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब से आपको अल्फ़ाबेट नहीं मालूम रहेगा आप इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, काउंटिंग नहीं मालूम रहेगा आप नंबर नहीं लिख सकते हैं। उसी तरह से आप इंटीग्रेशन का अगर आपको बेसिक नहीं मालूम रहेगा तो आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। अब वैसे भी हम लोग इंटीग्रेशन इससे पहले कभी पढ़ना ही नहीं था। बताइए हम लोग 12 क्लास फाइनल में हैं और ये अभी हम लोग के पास अभी जुड़ रहा है। ये टोटल हम लोग को मालूम है कि कैलकुलस आता है बाबू 44 मार्क्स का। बताइए ये नया चीज हम लोग को मिल रहा है, ये आप लोगों को नया चीज मिल रहा है। आप लोग इसको कभी पढ़े ही नहीं है। थोड़ा बहुत फिजिक्स में हो सकता है कि पढ़े हो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, बट अभी तो आपको 12 में पूरा ये 44 मार्क्स का मिल रहा है ना। आपके लिए ये हार्ड चीज है यह, क्योंकि आप इससे पहले कुछ नहीं जानते थे। आप बोर्ड एग्जाम में है और आपको डायरेक्ट 44 मार्क्स का ये आ गया। बताइए थोड़ा सा बाबू आपको मेहनत करना पड़ेगा ना। आप रेगुलर पढ़िए, इसको छोड़िए मत, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और मान लीजिए अगर ये आपका ठीक है ना तो आगे आप बहुत जा सकते हैं। आगे जब आप मान लीजिए कोई भी कंपटीशन तैयारी करिए, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाए, तो यही सब आपको मिलेगा ज़्यादा, ठीक है ना। और यह दोनों तभी ठीक रहेगा जब आपके पास ये दोनों ठीक हो, TF और ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये 11 में और ये 12 में पढ़े हम लोग। अगर ये दोनों ठीक है ना बाबू तो आप कैलकुलस बना सकते हैं, क्योंकि इसकी जितनी आइडेंटिटी है, जितना प्रॉपर्टी है, जितना फॉर्मूला है, जितना भी कॉन्सेप्ट है, टोटल इस सब में अप्लाई होगा। जैसे कंप्यूटर का मेमोरी कहाँ पर होता है, CPU। कंप्यूटर को कौन स्टोर करता है, टोटल डेटा कहाँ पर स्टोर होता है, CPU में। CPU हटा दिया जाए तो कंप्यूटर का कुछ महत्व ही नहीं रह गया। उसी तरह से ये TF और ITF को हटा दिया जाएगा तो कैलकुलस बन ही नहीं पाएगा।
मतलब ये दोनों के बिना ये कैलकुलस अधूरा है, इसलिए आपको ये दोनों जानना पड़ेगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग अभी फोकस करने वाले बाबू इंटीग्रेशन पे। ये सब आप जाकर देखते रहिए वीडियो, मेरा वीडियो देखिएगा तो उसमें कहीं ना कहीं सब पढ़ाए होंगे हम। अभी आप इंटीग्रेशन पर फोकस करते हैं हम लोग, ठीक है बाबू। तो इंटीग्रेशन के बारे में जानने वाले हैं। डिफरेंशिएशन हम पढ़ा चुके हैं, डिफरेंशिएशन का बहुत सारा वीडियो शेयर हुआ है, अपलोड हुआ है, आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन का ये फर्स्ट वीडियो है। चलिए इंटीग्रेशन पढ़ते हैं बाबू हम लोग। देखिए आप लोग इंटीग्रेशन का मीनिंग समझते हैं कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो ये तो समझ में आ गया इंटीग्रेशन का डिफिनेशन। इंटीग्रेशन होता है क्या है, जो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है बाबू। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है बाबू सम। सम मतलब कि हम लोग पढ़े हैं ना जोड़ घटाव, अलजेब्रा में पढ़े हैं ना एडिशन, उसी को जो सम है ना बाबू, सम को ही हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। और जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़े थे, डिफरेंशिएशन का मतलब होता था बाबू चेंजिंग। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बाबू सम। कोई भी चीज को जोड़ना है उसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, और किसी चीज को चेंज करना होगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चेंज का मतलब कह सकते हैं क्या बाबू, तोड़ने से होता है, क्योंकि जो चीज टूटेगा वही तो चेंज होगा। बताइए यह अभी ऐसा मार्कर दिख रहा है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो ये चेंज हो गया ना, कुछ तो चेंज हुआ है इसमें, हाइट भी कम हुआ, वेट भी कम हुआ, मतलब इसमें चेंजिंग हुआ। इसी तरह से जो चेंजिंग होता है उसी को तोड़ना होता है। तो हम लोग डिफरेंशिएशन में कह सकते हैं कि तोड़ना सीख गए, अब हम लोग जोड़ना सीखेंगे। देखिए मीनिंग, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है बाबू जोड़ने से, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ने से। तोड़ने का मतलब कि चेंजिंग, जो चीज चेंज हो रहा है वो टूट रहा है। जब से कोई चीज टूटेगा नहीं वो चेंज नहीं हो सकता है, इसका मतलब कोई चीज टूट रहा है, इसका मतलब उसमें परिवर्तन आया है। तो हम लोग ये डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझ गए कि चेंजिंग होता है। इंटीग्रेशन, मान लीजिए इंटीग्रेशन पढ़ रहे, कोई पूछ ही दिया कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आप घर पे पढ़ रहे हैं, आपके दादा चाचा कोई इतना पढ़े लिखे नहीं है, कोई पूछ दे का पढ़ बचवा, इंटीग्रेशन पढ़े समाकलन, एकर मतलब का होला, तो बस ऐसे ही होला समाकलन पढ़ल जाला, ऐसा नहीं है। समाकलन का मीनिंग है, समाकलन का मीनिंग क्या है, सम, एडिंग, जोड़ने से होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ने से होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है बाबू, ये जो दिख रहा है आपको, चलिए 2 4 5 बना देते हैं, आपको बनाने आ जाए, थोड़ा सा देख ले कैसे बन रहा है। ये जो साइन दिख रहा है ना, ये सब इंटीग्रेशन का साइन, ठीक है। ऐसे करिए, ऐसे बना सकते हैं आप। ये है क्या, तो देखिए यह SUM है ना बाबू, ये जो S है ना, इसी का SUM, ये जो फर्स्ट लेटर है ना बाबू S, इसी को ऐसे लॉजिकली बना दिया गया है। तो ये कहीं अलग से नहीं है, ये मार्स प्लैनेट से नहीं है, मंगल ग्रह से नहीं है। ये हम लोग ये जो इंटीग्रेशन का मीनिंग सम है ना, जोड़ना, उसी का फर्स्ट अल्फाबेट S ले लिया गया है। S को ही थोड़ा सा ऐसे खींच कर बना दिया गया है, थोड़ा सा लॉजिकली जूम करके बना दिया गया है, ठीक है। तो ये हमेशा आपको काम आएगा, ये जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप देखिए, अगर ऐसा कोई चीज ऐसा साइन मिल जाए और उसके बगल में कोई चीज ऐसे लिखा हो, तो इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन करना है बाबू, क्योंकि यह इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो चिन्ह दिख रहा है यह इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। ये dx बाबू आइडेंटिटी को दर्शा रहा है। आइडेंटिटी मतलब कि पहचान को, पहचान मतलब कि इस फंक्शन को जोड़ना। मान लो अभी हम बात कर रहे थे ना कि इंटीग्रेशन मतलब कि जोड़ना होता है, तो इस फंक्शन को अगर हम लोग जोड़ेंगे, मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, तो किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो बाबू या इंटीग्रेशन हो, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में ही वह चेंज होता है और जोड़ा जाता है। तो ये बताएगा आपको कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। इसको आइडेंटिटी भी बोला जाता है, एक्स आइडेंटिटी बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो कह सकते हैं ये जो साइन फंक्शन है साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर यही हम लोग ऐसे लिख देंगे साइन टी है तो टी के रिस्पेक्ट में होगा। इसी तरह से कॉस यू लिख देंगे तो यू के रिस्पेक्ट में होगा। इंटीग्रेशन कभी ऐसा नहीं होता है बाबू, अगर यहाँ पर cos x है और यहाँ पर dy है, सेम आइडेंटिटी होना चाहिए तो ही इंटीग्रेशन डिफाइन है, अदरवाइज इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर आइडेंटिटी जिस वेरिएबल में रहेगा, क्वेश्चन भी उसी वेरिएबल में होना चाहिए तो ही आप इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ये डिफरेंशिएशन नहीं है,
डिफरेंशिएशन में किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किसी का डिफरेंशिएशन हो जाता था, ठीक है ना, यहाँ पर नहीं हो पाएगा, इसलिए आइडेंटिटी पहचानना आपके लिए जरूरी है। तब आपको समझ में आया बाबू कि dx का मतलब क्या होता है। dx का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग x के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, sin x dx का इंटीग्रेशन। हम लोग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक नो, बस आप चुपचाप देखते रहिए बाबू, आप बने रहिए मेरे साथ। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x प्लस c, ठीक है बाबू। ये c क्यों ऐड किया जा रहा है हम ये सब बताने वाले हैं। अभी हम ये बता रहे थे कि ये चिन्ह का यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये चिन्ह जब लग जाएगा तो इसका अंदर इंटीग्रेशन हो रहा है। जिसमें d बाई डी एक्स लग जाए, जिसमें d बाई डी लग जाएगा बाबू, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, याद रखें। क्योंकि जब आपको पास ये मिल गया, बोलेगा नहीं कि क्या करना है, तो बस आपको ये समझ लेना है कि d मतलब डिफरेंशिएशन अवकलन, तो d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन cos x और ये sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। तो आपको ये चिन्ह मिल जाए, समझना है कि इंटीग्रेशन करना है, आपको d बाई डी मिल जाए, डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है ना। अब देखिए बाबू, इंटीग्रेशन में हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं। ये जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है, इंटीग्रेशन दो टाइप्स की होती है, कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। पहला होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है बाबू डिफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक होता है इनडिफिनिट, एक होता है डिफिनिट। इनडिफिनिट और डिफिनिट में डिफरेंस ये है कि देखिए, जिसमें बाबू ने जैसे मान लीजिए हम एक फंक्शन लिख दीजिए x dx, इसको बोलते हैं लिमिट बाबू। तो अगर लिमिट दे दीजिएगा तो वह डिफिनिट हो जाएगा, लिमिट नहीं दीजिएगा तो इनडिफिनिट होगा। तो ये जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है यह इनडिफिनिट है। यह देखिए, इसी फंक्शन को लिख लिया जाए, अगर यहाँ पर अगर लिमिट दे देंगे, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, कोई अल्फाबेट हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम 2 से 3 मान लिए, तो देखिए ये जो है बाबू आपके पास इनडिफिनिट है, इसको हिंदी में अनिश्चित कहते हैं, इसको निश्चित। तो कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट को कैसे हम लोग पहचानेंगे, जिसमें लिमिट नहीं दिया हो, जो लिमिट लेस हो उसको बोलेंगे इनडिफिनिट, और जिसमें लिमिट दिया हो बाबू उसको बोलेंगे डिफिनिट। ये जो आपको लिमिट दिख रहा है ये 2, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। एक और चीज ऐसा मत आप दिमाग में रखिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है बाबू कि अपर लिमिट बड़ा होता है लोअर लिमिट छोटा होता है, हमेशा ऐसा कोई बात नहीं है। कभी भी ये भी हो सकता है कि अपर लिमिट हो जाए या लोअर लिमिट हो जाए, ऐसा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि अपर लिमिट हमेशा बड़ा ही रहेगा, लोअर लिमिट हमेशा छोटा ही रहेगा। ऊपर में तो अपर बोला जाता है, नीचे में है तो लोअर लिमिट बोला जाता है। इतना समझ में आया आपको। इंटीग्रेशन में हम लोग दो टाइप का इंटीग्रेशन पढ़ने वाले बाबू, एक पढ़ने वाला है इनडेफिनिट, एक पढ़ेंगे डेफिनिट। दोनों में अंतर समझ में आया। जिसमें लिमिट दिया हो उसको बोलेंगे हम लोग डिफिनिट, जिसमें लिमिट नहीं दिया हो उसको बोलेंगे इनडेफिनिट, ठीक है। इनडेफिनिट का इंटीग्रेशन करते हैं तो इसमें सी प्लस किया जाता है। देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है हम सब बताएंगे इंटीग्रेशन, बस ये अभी हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं बाबू, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं कुछ भी, ये आपके लिए ना ये बहुत जरूरी है इसका परिचय जानना, क्योंकि अकाउंटिंग टाइप से कोई भी क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें ना ही मालूम रहेगा तब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ भी गए, बना भी लिए ना, तो उसका बर्बाद होने का ज्यादा चांस है, वो चीज बहुत जल्दी खराब होगा, इसलिए मजबूत नहीं हो पाएगा। आपको मालूम है कि जब बुनियाद बढ़िया नहीं रहेगा तो मजबूती नहीं आएगी, इसलिए आपको पहले ये बेसिक सब जानना जरूरी है कि इंटीग्रेशन है क्या, इंटीग्रेशन कितने टाइप्स का होता है, डिफिनिट किसे बोलेंगे, इनडिफिनिट को कैसे बोलेंगे, डिफिनिट से क्या मिलेगा, इंडिफिनिट से क्या मिलेगा, ये सबको हम समझा रहे हैं। देखिए बाबू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो जब हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें सी ऐड करिए या के ऐड करिए, दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं, सी या के फ्री है आप, ठीक है ना। सी या के दोनों में से कोई ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको ऐड नहीं करना पड़ता है इसका, क्योंकि यह एक कांस्टेंट वैल्यू देता है बाबू। अभी हम समझा रहे हैं दोनों का एप्लीकेशन क्या है, तो आप इतना समझ लीजिए कि इसमें सी या के जोड़ा जाता है इंडिफिनिट में, और डिफिनिट में कुछ नहीं जोड़ा जाता, बस इंटीग्रेशन करके छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा आप इंडिफिनिट का, मान लीजिए इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं बाबू, तो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, अभी कुछ देर पहले हम बोल रहे थे ना कि इसका यूज क्या है, ये भी हम बताएंगे। तो देखिए इंडिफिनिट से हम लोग को क्या मिलेगा बाबू, और डिफिनिट से क्या मिलेगा। वैसे एक और चीज समझ लीजिए, आपको आपके सिलेबस में टोटल
7.1 से लेकर 7.11 तक एक्सरसाइज हो, मतलब टोटल 11 एक्सरसाइज है। तो ये जो इंडिफिनिट है ना, 7.1 से लेकर 7.7 तक है, ये इतना आपका डायमीटर इंडिफिनिट में पढ़ना है, इतना आपको एक्सरसाइज इंडिफिनिट में पढ़ना है। और 7.4 से लेकर 7.8 से लेकर 7.11 तक टोटल इसमें 4 एक्सरसाइज हो रहा है, ये आपको पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है ना। एक और चीज, अगर आप इंडिफिनिट का इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं तो आप डिफिनिट का कर लीजिएगा, क्योंकि 99% जो डिफिनिट का इंटीग्रेशन होता है 99% इंडिफिनिट जैसा होता है। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा जानने की जरूरत है इंडिफिनिट। अगर इंडिफिनिट में अगर आप इंटीग्रेशन करना सीख गए तो डिफिनिट में कुछ नहीं है, बनेगा एकदम, ये जो डिफिनिट है, डिफिनिट का इंटीग्रेशन इंडिफिनिट जैसा ही बनेगा, बस इसमें लास्ट में हम लोग लिमिट को पुट कर देते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है। ये एक और चीज है कि ये इसका प्रोसेस थोड़ा कम होता है, इससे इसका प्रोसेस ज्यादा होगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने के बाद हम लोग को लिमिट भी पुट करना है ना, तो इंडिफिनिट से डिफिनिट का 3-4 स्टेप थोड़ा ज्यादा आ जाता है, लेकिन बनता है एकदम सेम बाबू। इसलिए हम लोग को सबसे पहले इंडिफिनिट पढ़ना है। अगर आप इंडिफिनिट का इंटीग्रेशन सीख गए, समाकलन करना सीख गए, तो आप डिफिनिट का सीख जाइएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग यह जान लें कि इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है, इंटीग्रेशन का प्रयोग क्या है, इससे हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, इसको पढ़ने से क्या फायदा है, हम लोग को क्या मिलेगा, इससे क्या सीख मिला हम लोगों को। तो देखिए, ये है बाबू इंडिफिनिट और ये है डिफिनिट। इंडिफिनिट से क्या मिलेगा और डिफिनिट से क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, इंडिफिनिट से हम लोग को इक्वेशन मिलेगा बाबू, समीकरण हम लोग प्राप्त करेंगे। इंडिफिनिट जो इंटीग्रेशन दिख रहा है, इससे हम लोग इक्वेशन प्राप्त करना सीखेंगे। मेनी टाइप इक्वेशन। इसमें इक्वेशन में 2 टाइप्स बाबू, एक तो इसमें आपको मिलेगा पीएस पार्टिकुलर सॉल्यूशन, एक मिलेगा आपको जीएस जनरल सॉल्यूशन। मतलब एक मिलेगा आपको पार्टिकुलर इक्वेशन बनाएंगे, एक जनरल इक्वेशन, 2 टाइप्स का हम लोग इक्वेशन बनाएंगे इसमें। यह देखिए, जो हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एप्लीकेशन पढ़ेंगे, मतलब इंटीग्रेशन का प्रयोग क्या है, वह डिफिनिट और इंडिफिनिट से मालूम चलेगा। तो इंडिफिनिट में हम लोग को इक्वेशन निकालना सीखना है। इक्वेशन में 2 टाइप्स का इक्वेशन, एक पार्टिकुलर इक्वेशन, एक जनरल इक्वेशन। उसी को पार्टिकुलर सॉल्यूशन बोला जाता है या उसी को जनरल सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है ना। पार्टिकुलर मतलब देख लीजिए, इस तरह से समझिए थोड़ा। यह देखिए बाबू, जैसे आप बताइए 2x + 3y = 4, एक इक्वेशन हो गया। ये पार्टिकुलर इक्वेशन हो गया। पार्टिकुलर मतलब कि एक से ज्यादा नहीं बना सकते हैं, इससे अब दूसरा इक्वेशन नहीं बना सकते हैं, बस यही एक इक्वेशन एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन ये जनरल का मतलब कि ये हो गया, जैसे ax + by + c = 0, इससे हम लोग मेनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इंडिफिनिट से हम लोग को इक्वेशन मिलेगा। 2 टाइप्स का इक्वेशन प्राप्त करना हम लोग सीखेंगे, एक पार्टिकुलर जो सिर्फ एक ही बनाना सीखेंगे, और एक पढ़ेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसी को हम बोल रहे हैं पार्टिकुलर, हिंदी में बोलते हैं इसको विशिष्ट हल और इसको बोलते हैं सामान्य हल, ठीक है ना। देखिए आप समझिए, इंडिफिनिट का जो एप्लीकेशन है, इक्वेशन प्राप्त करना सीखेंगे हम लोग, समीकरण बनाएंगे बाबू। हम लोग क्लास 10th में, 9th में, 11th में हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं इस टाइप का। अब हम लोग के इंटीग्रेशन इक्वेशन बनाना सिखाएगा। देखिए एक और चीज समझ लीजिए, ये जो ए बी सी दिख रहा है, जैसे हम 2x प्लस, अगर यहाँ पर हम c = 0 लिख दे तो ये हो गया जनरल, क्योंकि c मेनी टाइप से बदल सकता है, c अलग अलग प्रकार से बदल सकता है, c इनफाइनाइट टाइप से बदल सकता है। लेकिन अगर हम लोग यही लिख दे 2x + 3 = 0, तो ये अब बदलेगा नहीं, ये एस्टेब्लिश हो गया, ये फिक्स हो गया, यह एक ही रहेगा। इससे हम लोग अनंत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे जीएस, इसको बोलेंगे हम लोग पीएस, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से हम लोग इक्वेशन समीकरण प्राप्त करेंगे 2 टाइप का, एक समीकरण प्राप्त करेंगे, इससे अनंत समीकरण प्राप्त करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन से हम लोग एरिया प्राप्त करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। देखिए एरिया निकालना सीखेंगे हम लोग, बड़ा बढ़िया चीज है बाबू। ये सब सीखिए, थोड़ा सा अपने जिंदगी में इसको अप्लाई करिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं ना, तो ये सब थोड़ा सा पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए। ये सब कितना बढ़िया चीज मिल रहा है आपको सीखने को। ये सब सीखिएगा तो बहुत आगे जाने वाले हैं। ये सब को सीखिएगा तो आप बहुत आगे जाए, आपको कोई टक्कर नहीं दे सकता है।
ये सब सीखे, दिल से सीखिए, एकदम मन लगा के सीखिए, एकदम जैसे लगे कि हमको ये तो जानना है, हमको लगे कि जैसे हमको आविष्कार करना है किसी चीज का, उस तरह से जानिए। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं? एकदम जैसे लगा कि भूख लगा हो, उस टाइप से एकदम। देखिए फिर से बता रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज हम लोग एरिया निकालने में करेंगे। इंटीग्रेशन ये जो इंडेफिनिट है, इसको बाबू एप्लीकेशन चैप्टर 9 में पढ़ना है। जो इंडेफिनिट हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे वह चैप्टर 9 में मिलेगा, और जो एरिया निकालना सीखेंगे वह चैप्टर 8 में मिलेगा। तो कह सकते हैं इंटीग्रेशन को एप्लीकेशन के लिए दो चैप्टर बना दिया। इंटीग्रेशन को एप्लीकेशन के लिए 2 चैप्टर, एक चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन, नाम ही है बाबू चैप्टर 9। हम लोग पढ़ेंगे ना तो उसमें देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन जितना भी होगा देखिएगा, टोटल नाम ही है डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। उससे हम लोग इंडेफिनिट ही उसमें पढ़ना है बस। ये देखेंगे जब चैप्टर 8 पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखेंगे डिफिनिट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए। डिफिनिट में खाली एरिया फाइंड करना होगा। इसको हम थोड़ा हटा दें, समझ में आ गया होगा इतना। ये जानना जरूरी है कि हम लोग को डिफिनिट इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा। अब मान लिया आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे, आपसे कोई पूछ ही दिया कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है, तो आप बता सकते हैं ना कि इंटीग्रेशन का यूज इक्वेशन निकाल सकते हैं, एरिया फाइंड करने में होगा, और बाकी हम लोग अगर इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएंगे तो आगे बहुत सारा और भी एप्लीकेशन मिलेगा। अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। अब सुनिए, क्योंकि आपके सिलेबस में इतना ही है बाबू पढ़ने को। देखिए हम लोग को इसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यह देखिए, ये हम लोग को मालूम है कि यह सिलेंडर है, या बेलन है। हिंदी मीडियम में पढ़े होंगे तो इसको बेलन कहा जाता है। यह सिलेंडर है बाबू। इसका हाइट और रेडियस अगर दिया होगा तो इसका हम लोग एरिया, वॉल्यूम, मतलब इसका अगर डायमेंशन दिया है, रेडियस और हाइट दिया है, तो इसका हम लोग एरिया, सरफेस एरिया, कर्व एरिया, वॉल्यूम सब निकाल सकते हैं, क्योंकि यह फिक्स शेप है बाबू। इसका हम लोग एरिया निकालना सीखे हैं। जो हम लोग मेंसुरेशन पढ़े हैं क्षेत्र में थी, उसमें सब कुछ पढ़े हैं। स्फीयर पढ़े हैं, सिलेंडर पढ़े हैं, कोन पढ़े हैं, क्यूब पढ़े हैं, क्यूबाइड पढ़े हैं। ये सब का एरिया, वॉल्यूम हम लोग निकालना सीखे हैं, क्योंकि ये सब फिक्स शेप है। लेकिन अब आप बताइए, जब फिक्स शेप नहीं रहेगा तो कैसे एरिया निकालेंगे? जैसे ये हम लोग पढ़े हैं कोनिक सेक्शन बाबू। ये देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं बाबू एलिप्स। मालूम है ना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स। देखिए, एक यह हो गया एलिप्स, एक ये हो गया एलिप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एलिप्स। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टली एलिप्स, इसको बोलते हैं वर्टिकली एलिप्स। तो अगर इसका कह देगा कोई एरिया निकालने के लिए, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? आपको थोड़ा सुनकर भी अजीब लगेगा, ये सब भी न्यूटन का ही देन है बाबू। हम लोग लगता है कि फिजिक्स में ही बहुत काम किया है, लेकिन यह मैथ में भी काफी काम किया है। देखें आप ना, कितना नंबर का आता है कैलकुलस? 44 मार्क्स का। आधा सिलेबस आपको कैलकुलस ही पढ़नी है। तो यह न्यूटन और लेibniz दोनों मिलकर बनाया था। बताइए, न्यूटन है ना इसमें इन्वॉल्व, तो ये सब न्यूटन क्वेश्चन बना रहा था, तो उसको लगा कि इस सब का एरिया कैसे बना पाएंगे हम लोग। तो ये सब का एरिया फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन बना देगा। सबसे पहले इंटीग्रेशन आविष्कार किया हुआ। उसके मन में आया था कि इंटीग्रेशन, कोई क्वेश्चन बना रहे थे वह, उनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा था, तो एक मेथड बना दिया, उसको बोला गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को सबको समझाने के लिए वो बना दिया डिफरेंशिएशन। कि इंटीग्रेशन को समझने के लिए पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना होता है, ठीक है ना? तो इसके वजह से डिफरेंशिएशन बन गया। सबसे पहले इंटीग्रेशन ही बना था। तो आप बताइए इसका एरिया कैसे निकालेंगे? क्योंकि यह फिक्स शेप नहीं है, इसका डायमेंशन मालूम नहीं है बाबू, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया निकालने के लिए न्यूटन ने क्या किया, दो कॉन्सेप्ट दिया। एक तो इसका लिमिट होना चाहिए, तो लिमिट मान कर चल देंगे 0 से अगर यहाँ पर 4 है, और ये जो दिख रहा है इसका इक्वेशन अगर मालूम रहेगा तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन होना चाहिए और ये लिमिट होना चाहिए, तो एरिया निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे मान के चलते हैं कि y dx है, तो अगर कुछ और ले लेते हैं जैसे x स्क्वायर है, यहाँ पर लिमिट अगर दे दिया जाए तो हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। उसी तरह से इस सब का एरिया निकालने के लिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। सॉरी, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इसको पढ़ना है। इसका एरिया निकालने के लिए डेफिनिट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे हम लोग। इस सब का एरिया कैसे निकलेगा? इस सब का एरिया तो मान लीजिए हम लोग के पास फिक्स था, ये जो दिख रहा है, यह स्फीयर दिख रहा है, इस सब का तो हम लोग का
एरिया फिक्स था, इस सब का फॉर्मूला बनाया गया है, ये सब का रेडियस अगर मालूम रहेगा तो एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन इन लोगों का ये है पैराबोला बाबू, पैराबोला का, इलिप्स का, इस सब का इक्वेशन कैसे निकालेंगे? या कोई और भी ले लिया जाए, एरिया अंडर द कर्व, जैसे एक ये लाइन ले लिया जाए, इसके ऊपर अगर ये कर्व लाइन खींच जाए तो इसका एरिया कैसे निकाला जाए? तो ये सब का एरिया निकालने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना है आपको। ये सब का एरिया निकालना सिखाएंगे हम चैप्टर 8 में, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इतना तो समझ में आ गया कि इंटीग्रेशन का यूज क्या है, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है, ठीक है ना। अब हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन सीखेंगे, मतलब अब इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन। चैप्टर 7 में आपको पढ़ना क्या है, इंटीग्रेशन सीखना है कि कोई फंक्शन दे दिया तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। कोई फंक्शन दे दिया, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन बना, कोई आप इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन बना रहे, यूज बना रहे, उसमें कैलकुलेशन तो आएगा ना, कि डायरेक्ट देकर आंसर थोड़ा बताएगा, कोई तो जोड़ घटाव एडिशन सब्ट्रैक्शन तो होगा ना। उसको हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 7 में, इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन। कि कोई फंक्शन दे देगा, इस टाइप का दे देगा, जैसे देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, अगर ये फंक्शन दे दिया तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, ये सब हम बेसिक में सिखाने जा रहे हैं आपको। इस टाइप का हम आपको क्वेश्चन 100 के आसपास पढ़ाने वाले हैं बाबू। इस टाइप का बेसिक क्वेश्चन 100 सोचिए, पढ़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे पहले कभी आप इंटीग्रेशन का नाम भी नहीं सुने थे, डायरेक्ट एंटर करके 44 नंबर का बताइए ये सब, इसको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना तो सबसे ज्यादा देखिएगा, हर जगह देखिएगा ना तो यही चिन्ह दिया रहेगा, ये जो दिख रहा है ना इसी का बगल में कुछ लिख देगा, इस सब का इंटीग्रेशन। तो ये सब का इंटीग्रेशन जब से छोटा छोटा फंक्शन का नहीं जानेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए 1/x के पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है। अगर ये सब नहीं जानेंगे हम लोग तो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए आपको हम 100 के आसपास बेसिक क्वेश्चन पढ़ाने वाला है बाबू। अगर ये 100 क्वेश्चन अगर आप बना ले रहे हैं तो आप इंटीग्रेशन का जो तो प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बड़े बड़े क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। लेकिन पहले आपको यह बेसिक सीखना पड़ेगा। तो हम अपने से एकदम छोटा छोटा फंक्शन का सिखा रहे हैं, कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन का काउंटिंग सीखने जा रहे हैं, अल्फाबेट सीखने जा रहे हैं, ठीक है ना। आपको कुछ भी नहीं आ रहा है इंटीग्रेशन में, कुछ भी नहीं जानते हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं। क्योंकि एकदम तोड़ कर आराम से धीरे धीरे एक एक करके समझा रहे हैं, एकदम तोड़ कर समझाएंगे बाबू हम आपको, देखते रहिए। इतना तो समझ में आ गया ना कि इंटीग्रेशन है क्या। अब उसके बाद बेसिक पढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक फॉर्मूला है, देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं बाबू, एक डिफरेंशिएशन में हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं x के पावर n nx n-1, खूब बढ़िया से पढ़े हैं हम लोग, थोड़ा बहुत नहीं, ये बहुत अच्छा से जानते हैं, सभी लोगों को इसका डिफरेंशिएशन मालूम है। यहाँ पर हम मालूम है कि n कोई कांस्टेंट है, कोई रियल नंबर है बाबू, जैसे d/dx x के पावर 4, तो पावर सामने आ जाएगा, बेस 10 के 10, पावर में से एक माइनस कर देते हैं। यही तो हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन। ये फार्मूला तभी अप्लाई करिए जब पावर में कांस्टेंट हो। जब भी पावर में कोई कांस्टेंट हो तो हम लोग इतना इक्वल इतना लिख देते हैं। तो देखिए पावर में कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन है बाबू, इंटीग्रेशन हम बता रहे हैं अभी। d/dx x का पावर 4 पावर सामने आ जाता है, बेस 10 के 10, पावर में से घटा देते हैं। अब बताइए यह डिफरेंशिएशन है इतना, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस ही इंटीग्रेशन कहलाता है। जो भी आप डिफरेंशिएशन किए हैं उसका उल्टा प्रोसेस, फिर से जहां से आप क्वेश्चन बनाए थे आंसर आया था, फिर आंसर से धीरे धीरे वापस फिर से आप क्वेश्चन ला दीजिए, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर जब पावर कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला यूज कर दिए, इसी तरह से इंटीग्रेशन में रहेगा अगर यह, तो इसी तरह से बनाएंगे। देखिए इसका उल्टा, हम लोग को मालूम है कि अलजेब्रा में 4 चीज, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो यह बताइए कितने चीजें ले लिया चारों में से। देखिए ये पावर में तो इंटू में आ गया ना बाबू, कोफिशिएंट में कोफिशिएंट इंटू एक ही चीज होता है। अब पावर में से एक माइनस हुआ कि नहीं, तो इंटू और माइनस ले लिया। अब इसका उल्टा ये चलेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये पावर में एक जोड़ा जाएगा, इसमें पावर एक में एक माइनस कर रहे थे ना, इसके पावर में एक जोड़ देंगे और फिर उसी पावर को डिवाइड में लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए पावर यहाँ पर इंटू में आ रहा था, इसका पावर डिवाइड में आ रहा है, तो यह इंटू और माइनस ले लिया था
और यह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ये इंटू लिया है तो डिवाइड हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस ले लेगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, यहाँ पर तो डिफरेंशिएशन में n कोई भी नंबर हो सकता था, लेकिन इंटीग्रेशन में बाबू ना n बिलोंग्स टू r होगा एक्सेप्टेड -1 -1 बाबू ना, -1 नहीं होना चाहिए पावर में, मतलब n के स्थान पे -1 नहीं रखेंगे हम, क्योंकि जब -1 यहाँ पर रखेंगे, देखिए जब हम लोग -1 रखेंगे तो -1 + 1 बटा में -1 + 1, देखिए एक में से एक घटेगा 0 हो जाएगा, फिर -1 + 1 0 हो जाएगा बाबू, किसी का पावर 0 1 होता है, अब बाई में 0, देखिए ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा कि नहीं, है पॉसिबल ही नहीं है बाबू। इसलिए यहाँ पर n के स्थान पे कोई भी नंबर हो सकता है रियल नंबर, बट -1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में यह एक पाबंदी है, रिस्ट्रिक्शन है, आप ध्यान रखें आप इस बात को। तो देखिए इसमें एक फार्मूला है बाबू, एक और चीज, इंटीग्रेशन को बाबू हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ये थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम भूल गए थे। आई का मतलब कि इंटीग्रेशन ना, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, आई से ही डिनोट किया जाता है। तो आई बराबर x के पावर n dx, इसका फॉर्मूला हो जाएगा x के पावर n + 1 बाई n + 1 प्लस c, लिख सकते हैं, जहां n नॉट इक्वल -1 और n क्या होना चाहिए, कोई भी वास्तविक संख्या हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना ठीक है। x के पावर n, जब भी पावर कांस्टेंट हो ना बाबू, अचर हो, तब पावर में हमेशा एक जोड़ दीजिए, उसी पावर को डिवाइड में लाकर लिख दीजिए और प्लस c लिख दीजिए, c जोड़िए या k जोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब एक और चीज हम यहाँ पर छूट गया कि इसमें हम लोग c क्यों ऐड करते हैं। देखिए यह इंडेफिनिट है ना बाबू, लिमिट नहीं है, तो इसमें हम लोग हमेशा c जोड़ते हैं। c क्यों जोड़ते हैं, थोड़ा सा देखिए, भूले नहीं है, इसी टाइम के लिए हम बताने के लिए रखे थे। देखिए चलिए कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, उसके बाद देख लिया जाएगा। छोटा छोटा बाबू फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं ना, अगर आप ये सीख गए ना तो इंटीग्रेशन आप किसी को बता सकते हैं, आप भी पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा, किसी को बता सकते हैं, क्योंकि एकदम देखिए छोटा छोटा फंक्शन को हम बता रहे हैं इंटीग्रेशन, ये नहीं कि बहुत बड़ा फंक्शन लेकर आए इंटीग्रेशन करने लगे, ऐसा कोई बात नहीं है। और आप कुछ भी नहीं जानते हैं, मैथ में आपको कुछ समझो में नहीं आता है ना, फिर भी आप ये समझ सकते हैं, इतना आसान है। बस एक चीज ध्यान रखिए आप कि पावर में जो भी रहेगा उसमें हमेशा एक जुड़ना है, ठंडा हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कोई भी दिन हो बाबू, हमेशा इंटीग्रेशन करेंगे, पावर में कांस्टेंट रहेगा तो इसे हमेशा एक जोड़ देंगे और उसी को डिवाइड में लिखा जाता है प्लस सी, बस इतना काम करना है। जैसे एक देखिए, आपको एक इंटीग्रेशन ले लिया जाए x के पावर x dx, तो बताइए बाबू इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 है ना। देखिए x का इंटीग्रेशन करना है आपको, तो x का पावर में एक छुपा हुआ है, तो इसमें एक ऐड करेंगे, हमेशा कुछ भी पावर हो, आपको पावर में ना बाबू -1 कभी नहीं मिलेगा, -1 को छोड़कर कुछ भी मिलेगा आपको, ठीक है। -1 आया तो डिफाइन नहीं होगा, परिभाषित नहीं होगा। अभी आपको हम बता रहे थे कि बटन में 0 आ जाता है तो परिभाषित नहीं होता है। चलिए x का इंटीग्रेशन करना है तो इसका पावर में 1 छुपा हुआ है, ठीक है, तो पावर में हमेशा एक जोड़ दीजिए और उसी पावर को फिर से जो भी रहेगा उसको डिवाइड में लिख दीजिए, एक जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2/2 प्लस c, x dx का इंटीग्रेशन x² 2 प्लस c हो गया। चलिए और भी देखिए आप, जैसे दूसरा देखिए बाबू, मजा आने वाला है इंटीग्रेशन में। चलिए वो पावर 2 है ना, हमेशा एक जोड़ा जाता है, तो लिख सकते हैं क्या, अब एक जोड़ेंगे तो लिख सकते हैं 2 + 1, 2 है ना बाबू पहले से, इसमें एक जोड़ देंगे तो 2 + 1 और उसी को फिर डिवाइड में ला दीजिए, फिर 2 1 3 हो जाएगा का यह, अब बाई में 3 प्लस c। देखिए x² का इंटीग्रेशन x³ 3 हो गया। चलिए एक और देखिए, जैसे आई लिखना ना भूले बाबू ना, आई सपोज करके ही बनाना है आपको, क्योंकि हम लोग प्रोसेस वाले एग्जाम में बैठने वाले हैं ना, स्टेप वाइज बनाना है। चलिए अब थोड़ा सा आप डायरेक्ट सीखिए, अब क्या ये लिखना जरूरी थोड़े है कि 2 में एक जोड़ेंगे तो 2 + 1, डायरेक्ट आप इतना लिख सकते हैं
तो पावर 3 है ना बाबू, इसमें एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर डिवाइड में 4 हो जाएगा, प्लस में सी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा कि यहाँ पर सी हमेशा क्यों जोड़ रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए थोड़ा सा। ज्यादा बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत आसान है। जैसे आप बताइए, हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गए तो इसको इंटीग्रेशन बोल रहे हैं। इसका मतलब फिर से इसको, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं ना कि इंटीग्रेशन जो होता है रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन का। इसका मतलब कि हम लोग जब इसका इंटीग्रेशन कर दिए, इतना आया, अब इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आना चाहिए ना। तो देखिए आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। डिफरेंशिएशन पढ़े है ना हम लोग, x का पावर 4 का हो जाएगा 4x3, अब बाई में 4, अस्सी कांस्टेंट है ना बाबू, तो अचर पद का 0 होता है कांस्टेंट का। 4 4 खत्म, देखिए आ गया कि नहीं x3। आ रहा है समझ में? कहने का मतलब इसका हम लोग इंटीग्रेशन किए तो यह मिला, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करने पर वापस आना चाहिए ना, कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। तो अब बताइए यहाँ पर ये जो डिफरेंशिएशन ये रिजल्ट आया, ये जो रिजल्ट आया है x3, यहाँ पर अगर हम लोग 2 भी लिखेंगे फिर भी आता, यहाँ पर 3 भी लिखेंगे फिर भी ये रिजल्ट आएगा। जैसे आपसे हम पूछ रहे हैं कि x3 किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो क्या बोलिएगा, x4 के पावर 4। बस ये नहीं भी रहता तो बाबू इसका डिफरेंशिएशन इतना आ जाता। तो आप बताइए, ये जो आपको रिजल्ट आया है x3, क्या सिर्फ इसी का डिफरेंशिएशन होता है? नहीं, इसमें कोई कांस्टेंट ऐड भी करेंगे फिर भी ये डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो बताइए ये कांस्टेंट कितना ऐड कर सकते हैं? इनफाइनाइट। कोई भी कांस्टेंट रखिएगा उसका डिफरेंशिएशन, जैसे हम 10 रख दिए, फिर भी मालूम है ना बाबू 10 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कोई भी कांस्टेंट रखेंगे यहाँ पर, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है हम लोग पास। इसलिए हम यह कह रहे हैं कि सिर्फ इसका ही डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यह इसमें कोई ऐड करेंगे नंबर ना फिर भी हो जाएगा। तो बताइए ये जो आया है x3, ये किसका डिफरेंशिएशन है? तो कह सकते हैं इनफाइनाइट फंक्शन है, मेनी फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आ जाएगा। देखिए इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे फिर भी डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पर -4 कर देंगे फिर भी डिफरेंशिएशन आएगा, यहाँ पर 8 लिख देंगे फिर भी डिफरेंशिएशन आएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि ये जो x3 है यह कोई एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई एक फंक्शन का अवकलन नहीं है, मेनी फंक्शन है, बहुत सारा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन x3 होगा। दैट्स क्लियर? आ रहा है समझ में? क्या करें, चलिए और भी इसको समझा जाए थोड़ा सा डिटेल्स में। चलिए अब थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है, अब इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि हम लोग ये समझ गए हैं, स्पेस मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन आपको समझा पाएंगे। चलिए आप देखते रहो, समझते रहिए ना, परेशान ना, समझ में आ जाएगा। जैसे आपसे कोई पूछ दिया कि 2x किसका डिफरेंशिएशन होगा, तो सिंपल सी बात है, d/dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा। मालूम है ना बाबू, x² का डिफरेंशिएशन 2x। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट भी रखेंगे तो x² का 2x और 3 का 0, फिर भी आया कि ना बाबू 2x आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितनी टाइप का लिख सकते हैं, तो ये बहुत सारा कांस्टेंट हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर c ऐड कर दे रहे हैं कि किसी को परेशानी ना हो, कोई ऑब्जेक्शन ना लगा पाए कि यहाँ बस x² का ही डिफरेंशिएशन नहीं होता है 2x x² प्लस एनी नंबर का भी होता है, इसलिए उस नंबर को c लिख दिया गया। तो याद रखिए कि ये जो 2x दिख रहा है सिर्फ x² का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, x² का तो होता ही है, लेकिन x² प्लस c का भी होता है, +2 का भी होता है, +3 का भी होता है। दैट्स क्लियर? अब हमको लग रहा है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा और भी देख लिया जाए, जैसे कोई पूछ देगा कि -sin x किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो सिंपल सी बात है cos x का डिफरेंशिएशन होता है -sin x। लेकिन अब बताइए सिर्फ cos x कहना गलत है कि नहीं, क्योंकि cos x के बगल में अगर कोई कांस्टेंट भी रहेगा तो भी इतना ही रिजल्ट आएगा। देखिए cos का डिफरेंशिएशन -sin x और 4 कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा। तो बताइए फिर आ गया कि नहीं इतना। तो कह सकते हैं कि सिर्फ cos x का डिफरेंशिएशन -sin नहीं होता है, cos x प्लस c का डिफरेंशिएशन -sin x होता है। तो कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोई एक फिक्स फंक्शन का नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग c ऐड कर रहे हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करने के बाद। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसका इंटीग्रेशन अभी बोला गया ना बाबू, पावर में हमेशा एक जोड़ दीजिए। तो बताइए क्या लिख देंगे, 4 है तो एक जोड़ेंगे ना,
तो 5 हो जाएगा बाई 5 प्लस सी। आप सी जोड़िए या के जोड़िए, दोनों में से कोई भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों जानना जरूरी है। और जब इंटीग्रेशन कर देंगे ना तो ये आइडेंटिटी, ये जो जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये जो चिन्ह है ये हट जाता है ना, ध्यान रहे। चलिए और इंटीग्रेशन किया जाए। इसी तरह से x के पावर 10 का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं, हमेशा पावर में एक जोड़ दीजिए, तो 10 है ना, तो 11 बाई 11 प्लस सी। बहुत आसान है। और आप अब नहीं सीखे ना तो फिर दिक्कत है बाबू, सीखना चाहिए, काहे नहीं सीखिएगा, समझिए। पावर में 10 है ना बाबू, इसमें एक हमेशा एक ऐड करिए, 11 हो गया, और उसी को फिर से डिवाइड में लिख देना है, ठीक है ना। देखिए ये सब चीजें जो बता रहे हैं हम, 4-5 क्लास का बच्चा समझ कर लिख सकता है। आप तो 12 क्लास में यार, 13 में जाने वाले हैं, 14-15 में जाइएगा। चलिए बताइए, अगर यही बाबू माइनस में हो, जैसे -3 हो, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हमेशा हम बोले ना, किसी भी टाइप का कांस्टेंट हो, हमेशा पावर में एक ऐड करना है आपको, हमेशा एक ऐड करना है। तो देखिए -3 में -3 है ना बाबू, तो उसमें एक ऐड कर देंगे और उसी को डिवाइड में लिख देंगे प्लस में सी। बताइए -3 और 1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, फिर -3 और 1 जोड़ेंगे मतलब वही कितना हो जाएगा, -2 प्लस सी। तो x के पावर -3 का इंटीग्रेशन इतना हो गया। देखिए ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा, तो हो सकता है कि ये जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में इतना ना मिले। वैसे ये करेक्ट है बाबू, ये सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन में इतना ना मिलेगा तो इसको एक स्टेप और बना सकते हैं। देखिए कैसे, माइनस से डिवाइड कर दीजिए बाबू, माइनस से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि माइनस थोड़ा सा हम लोग नॉमरेटर या मेन फ्रैक्शन के पास ही लिखते हैं, इसलिए माइनस को ऊपर कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और ये x का पावर -2 जो है, ये देखिए इन्वर्स है ना बाबू, इसको हम लोग डिवाइड में लाते हैं तो प्लस ना हो जाता है, और फिर से इसको इन्वर्स में ले तो माइनस लग जाता है। वही काम करना है, ये -2 है ना, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, ठीक है ना। 2 है तो 2 रहेगा प्लस में c। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये भी सही है और ये भी सही है। देखिए माइनस से डिवाइड कर दिए, और ये माइनस है ना, तो डिवाइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो कह सकते हैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना हो गया। आया समझ में आपको। चलिए और भी इस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा ना, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है, आप मेरे पास है। चलिए वही काम करना है, एक जोड़िए तो बाबू इसमें -5 + 1 -5 + 1, हमेशा पावर में एक ऐड कर दीजिए और उसी चीज को डिवाइड में लिख दीजिए। चलिए बाबू क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -4 होगा ना, इसको माइनस करें तो -4 प्लस सी। बताइए इस चीज को फिर से इसके जैसा कर सकते हैं, अभी बनाए थे ना हम लोग, इतना को हम लोग इतना सिंपलेस्ट किए ना, इसको भी सरल करिए, माइनस से डिवाइड कर दीजिए, इसको डिवाइड में लाएंगे तो ये पावर माइनस है तो प्लस हो जाएगा कि नहीं बाबू, बताओ। 4 तो पहले से डिवाइड में तो रहेगा ही, आई माइनस में डिवाइड में आ रहा तो पावर प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जब यह -3 है, डिवाइड में आएगा तो +3 हो जाएगा, अगर यही +3 है ऊपर जाएगा इनवर्स में तो माइनस लग जाता है। तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना आप लिख सकते हैं, ठीक है क्या। हमको लग रहा है कि ये सब अब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग अब बना सकते हैं ना। चलिए और देखते हैं 9 नंबर, देखिए मजा आने वाला है यार, देखते रहो भैया बस। 1 मानकर चलते हैं कि यहाँ पर अब आपके पास यह जो बाबू ना फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, जैसे 1/x के पावर 4 dx आ गया। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम लोग, अभी हम बता रहे थे कि यह डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में, इसको अगर हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो इनवर्स लग जाएगा, या कह सकते हैं इसको इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद अब भी हम लोग बनाए नहीं है क्वेश्चन, अब बना लीजिए, क्या हो जाएगा, इसमें हमेशा एक ऐड करना है, तो -4 में एक ऐड करेंगे तो -3 बाई -3 प्लस सी, ठीक है क्या। इतना बताइए, माइनस से डिवाइड कर दीजिए और ये डिवाइड में लाएंगे तो यह प्लस हो जाएगा। ये इसलिए हम इतना बता रहे हैं क्योंकि आप जब आप MCQ वाला एग्जाम में बैठिएगा तो उसमें ये क्वेश्चन का आंसर इतना ना देकर ऑप्शन में इतना दे देगा, तो आप उसको भी टच कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप बना लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन हम आपको भी दे रहे हैं ना, घर बैठे बैठे बनाइएगा इसको।
बना सकते हैं सबको इन्वर्स में लाकर। अगर यही बाबू अगर 1/y के पावर 20 dy हो, ऐसे ही बनेगा इसको इन्वर्स में। ये नहीं कि सर ये x है तो कैसे बनेगा, y है तो कैसे बनेगा, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे आप x वाले को बनाए ना, उसी तरह से y वाले को भी बना देना। तो हमको लग रहा है कि यह सब आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे यह देखिए, अगर यही क्वेश्चन अगर आपको पहले से माइनस में हो तो बना सकते हैं आप। इसको ऊपर जाएगा, देखिए ये ऊपर जा रहा है तो इन्वर्स में कन्वर्टर माइनस लग जा रहा है, और यह ऊपर जाएगा तो ये प्लस में बदल जाएगा। देखिए कैसे बाबू बताओ, ये प्लस में ऊपर गया तो माइनस हो गया ना, तो अब ये माइनस से ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें एक जोड़ दीजिए तो 15 में एक जोड़ेंगे तो 16/16 प्लस c, इसका इंटीग्रेशन हो गया यह। ठीक है, चलिए अब दूसरा टाइप का सीखा जाए। यह देखिए बाबू, ये कौन सा नंबर था, 14 नंबर। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू। तो dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी कैसे होता है, तो देखिए हम बता रहे हैं। बताइए बाबू, dx को हम लोग लिख सकते हैं का 1 इंटू dx, क्योंकि फिर से 1 से मल्टीप्लाई करने पर वापस आ जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब बताइए, हम लोग को मालूम है किसी फंक्शन का पावर 0 1 होता है। कोई फंक्शन ले लीजिए, उसका पावर में 0 लिख देंगे तो रिजल्ट 1 होता है ना। तो बताइए यहाँ पर 1 के बदले में जब इतना बराबर 1 हो गया तो 1 के बदले में इतना लिख सकते हैं। तो ये 1 न लिखकर हम लोग लिख सकते हैं का x के पावर 0 dx। देखिए ये 1 के बदले में हम लोग लिख दिया x 0, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है ना, तो इतना बराबर भी इतना हो जाएगा। अब यहाँ के बाद पावर में एक ऐड कर दिए तो 0 + 1/0 + 1। अभी हम कब से बात कर रहे थे, जो भी पावर में रहेगा बाबू उसमें हमेशा एक जोड़ देना है। तो पावर में 0 है ना, इसमें एक जोड़ दीजिए, फिर डिवाइड में वही चीज लिखेंगे। यहाँ के बाद बताइए 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। अब बाई में 1 है, प्लस में c। बताइए 1 से किसी में डिवाइड करेंगे तो x से होगा ना, 1 से डिवाइड करते x से ना होगा, प्लस c। कह सकते हैं कि हम लोग dx का इंटीग्रेशन x प्लस c कैसे होता है, तो आपके सामने है। ताकि हम dx को लिख सकते हैं ना बाबू 1 इंटू dx, क्योंकि 1 साइलेंट रहता है हमेशा, गुणांक कोफिशिएंट एक छुपा रहता है, उसको हम ले लिए 1। अब हम लोग को मालूम है कि किसी का पावर 0 1 होता है, तो x का पावर 0 1 होता है ना, तो 1 के स्थान पे x का पावर 0 लिख दिए, पावर में हमेशा एक ऐड कर दीजिए, उसी को डिवाइड में लिखिए। मालूम है यह, अब इसको ऐड कर दिया गया। एक को हटा सकते हैं या एक से डिवाइड करेंगे तो एक से आएगा। अब इसके थ्रू हम लोग किसी को भी, जैसे dy रहेगा बाबू, मतलब y के रिस्पेक्ट में है तो y प्लस c हो जाएगा। अगर यही हम लोग के पास dt रहेगा, देखते रहिए एकदम, dt रहेगा तो t प्लस c हो जाएगा बाबू, है ना। अगर यही हम लोग के पास u रहेगा तो u प्लस c हो जाएगा। तो जब भी आज के बाद आपको dy मिले, dt मिले, du मिले तो उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके थ्रू और समझिए। 18 नंबर देखिए, जैसे आप कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं बाबू, तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाता था, या कभी कभी अगर यह वेरिएबल के साथ रहता था तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता था, बस x² का होता था, इसको छोड़ देते थे, 4 दूना 8x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा कांस्टेंट को छोड़ देना है बाबू, कांस्टेंट का कभी इंटीग्रेशन नहीं होगा, हमेशा 4 को बाहर कर दीजिए। याद रखिए आप, जो भी कांस्टेंट आ रहा है उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा बाबू, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको हमेशा बाहर कर दीजिए, उसको इग्नोर कर दीजिए आप। तो 4 को बाहर कर दिए, dx का इंटीग्रेशन बताइए, अभी हम लोग पढ़े हैं ना dx का बाबू, देखिए यहाँ पर है dx का इंटीग्रेशन x, तो लिख सकते हैं का 4x प्लस c। तो आपको 4 dx का इंटीग्रेशन कितना आ गया है, 4x प्लस c। इसी तरह से 5 dx का हो जाएगा आपके पास, देखिए 5 dx का हो जाएगा आपके पास 5x प्लस c। डायरेक्ट कर सकते हैं, 5 का नहीं करना है बाबू, बस dx का कर देना है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है।
20 नंबर देखिए, इसी तरह से -3 dy, तो क्या लिखेंगे बुआ, यहीं पे बना देते हैं, -3 dy का y प्लस c लिखिए या k लिखिए, ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यही बाबू अगर मिल जाए आपको 6x के पावर 3 dx, इसका इंटीग्रेशन, तभी हम बोले थे कांस्टेंट को हमेशा इग्नोर कर दीजिए, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन होगा बस। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू कितना हो जाएगा, हमेशा पावर में एक जोड़ा जाता है, भूलिए मत अभी इतना जल्दी। एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स के पावर 4, पावर में हमेशा एक जोड़ दीजिए, बाई में 4 प्लस सी, 2 दूनी के 4, 2 3 6, कट जाएगा ना, क्या बच जाएगा, देखिए बच गया आपके पास 3/2 एक्स के पावर 4 प्लस सी। तो देखिए हम लोग 6x क्यू का भी इंटीग्रेशन कर दिए क्या, 6 कांस्टेंट बाहर कर दीजिए बाबू, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन, एक्स क्यू का भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन कर दिए, पावर में हमेशा एक जोड़ दो, बहुत आसान बा, पावर में एक जोड़ दो, फिर वही के डिवाइड में ले दो, करके कटा दो, मजा आता हो तो बनाने में यार, मजा आता है बनाने में इंटीग्रेशन, जानते हैं मेरा फेवरेट चीज है यार, फेवरेट भोजन हम बोलते हैं इसको, मेरा फेवरेट भोजन है कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मजा आता है एकदम, समय का पता नहीं चल पाता है, मालूम नहीं चलता है कितना समय हो गया जब बनाने लगते हैं हम तो। चलिए हमको लग रहा है कि आप लोग इसके जैसा आप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे एक और देखिए, जैसे 5x, यहाँ पर कोई भी पावर ले लेते हैं, 9 ले लिए, बताइए 5 बाहर कर दीजिए, x के पावर 9 का इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक जोड़ेंगे ना बाबू तो 10/10 हो जाएगा ना, 5 दूना 10, देखिए करा सकते हैं ना, x के पावर 10/2 प्लस c, आ रहा है समझ में, तो 5x पावर 9 का इंटीग्रेशन इतना हो गया, ठीक है। ये 22 नंबर क्वेश्चन था। देखिए 23 नंबर, हमको लग रहा है इस तरह से अगर आपके पास 3x के पावर माइनस अगर 3 मिल जाए तो आप बना सकते हैं, बताइए 3 को बाहर कर दीजिए, इसमें एक जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा, बाई में -2 प्लस सी, ठीक है ना, इतना माइनस को ऊपर ले जा देंगे तो -3/2, आइए इसको माइनस में इन्वर्स में है ना, डिवाइड में लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है क्या, इतना का इंटीग्रेशन इतना हो गया, समझे कैसे, कांस्टेंट बाहर कर दीजिए, पावर में हमेशा एक जोड़िए, तो -3 में एक जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा और फिर -2, ठीक है ना, पावर में उसी को लिखा जाता है, माइनस ऊपर कर दिए, इसको रिवर्स, इसको इन्वर्स में बॉटम में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है क्या। 13 नंबर था या ना, 14 नंबर देखिए, थोड़ा सा समझा जाए बाबू, रूट का इंटीग्रेशन, अगर रूट में रहेगा फंक्शन तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना, देखिए रूट एक्स का इंटीग्रेशन, बताइए रूट को हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, घातांक के रूप में, पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रूट है ना बाबू, तो इसको लिख सकते हैं का 1/2, नहीं जानते हैं तो आप जानिए, ये जो रूट एक्स है ना बाबू, रूट एक्स के बदले में हम लोग एक्स का पावर 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ के बाद फिर से वही काम करेंगे, पावर में हमेशा एक ऐड कर दीजिए और फिर उसी को डिवाइड में लिख दिया जाता है, मालूम है या कब से पढ़ रहे हैं हम लोग। अब इसका फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए, बताइए फ्रैक्शन का ऐड क्या होगा, 1/2 प्लस 1 का लिख सकते हैं क्या बाबू, 2 एकम 2, 1 3/2, एक्स के पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ के बाद 2 + 1/2 मतलब 3/2, देखिए फ्रैक्शन का ऐड कर दे रहे हैं प्लस सी। अब बताइए यह डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा यहाँ, और एक्स के पावर 3/2 प्लस सी, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2/3 का पावर 3/2। एक और चीज, ये जितना भी हम पढ़ाएं इसमें बहुत सारा हम फार्मूला भी बता दिए, जैसे dx का इंटीग्रेशन x पढ़ लिए हम लोग, ठीक है ना, और 1/x² का इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ लिए -1/x, उसी तरह से रूट एक्स का पढ़ लिए, एक और पढ़े x का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक है तो 2/2, इसी तरह से रूट एक्स का इंटीग्रेशन जान गए हम लोग, देखिए यहाँ पर 2/3 x के पावर 3/2,
तो इसमें बहुत सारा छोटी छोटी फंक्शन ऐसा है जो प्रॉपर्टी का भी काम कर रहा है। जब हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन बनाएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन बनाएंगे, तो उसमें रूट एक्स आएगा ना बाबू, तो आप इसको इतना डिटेल्स मत बनाइएगा बाई प्रोसेस, डायरेक्ट आपको याद करना पड़ेगा ये सब चीजें कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन इतना होता है। ये सब आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा, क्योंकि मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है, उसका प्रोसेस एक अपना है 4 5 7 स्टेप, और इन लोगों के जैसा इसके ऐसा बहुत सारा फंक्शन एक जुड़ा हुआ है, उसमें सबको ऐसे बनाने लगेंगे बाय प्रोसेस, काफी समय लगेगा। इसलिए इन लोगों को डायरेक्टली आपको याद करना पड़ेगा। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन याद कर लीजिए, आपको ये भी मालूम चल गया कि रूट एक्स का इंटीग्रेशन इतना होता कैसे है, और इसको 2-3 बार बनाइए, आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। चलिए, ये था रूट एक्स का बाबू। 1/√x का देख लिया जाए, ठीक है। 25 नंबर 1/√x का क्या होता है। फिर से वही काम करेंगे बाबू, रूट है तो 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, और इसको इनवर्स में ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा ना। बताइए, रूट के बदले में हम लोग लिख सकते हैं ना बाबू एक्सपोनेंट के फॉर्म में। फिर इसको इनवर्स में लाएंगे -1/2, इसमें हमेशा एक ऐड किया जाता है, मालूम है। अभी हम बोल रहे थे कि एक ऐड करिए इसमें। चलिए यहाँ देख लीजिए, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड किया जाता है बाबू, फिर -1/2 + 1 + c। यह बताइए, फ्रैक्शन का ऐड करेंगे तो 1/2 फिर 1/2 + c। फ्रैक्शन का ऐड सब्ट्रैक्ट तो आता है ना आपको। ये बताइए 2 पर चला जाएगा, और x का पावर 1/2 को हम लोग रूट एक्स लिख देंगे प्लस c। देखिए ये 2 पर चला गया बाबू, फिर इसके बदले में हम लोग रूट एक्स लिख दिए, क्योंकि जब इतना के बदले में, देखिए इधर जब रूट एक्स को हम लोग x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, तो इतना को फिर रूट एक्स लिख सकते हैं ना। वही काम किए हैं हम, x का पावर 1/2 को फिर से रूट एक्स लिख दिया। ये भी याद कर लीजिए, 1/√x का जो इंटीग्रेशन होता है बाबू 2√x + c होता है। आई होप इतना समझे होंगे आप। तो आपको डायरेक्टली याद करना है, यह कैसे आया ये भी आपको बता दिया गया। हमको लग रहा है कि अब रूट एक्स का फॉर्म में आएगा तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे एक और देखिए, इन लोगों से हटकर, जैसे आपको मान कर चलते हैं कि 3√x⁴ आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है बाबू ना, यह पावर में चला जाएगा। ये जो है ना, ये बताता है कि घन को बताता है, क्यूब को। तो इसको हम लोग पहले पावर के फॉर्म में तोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि पावर के फॉर्म में कांस्टेंट रहेगा और चर पद रहेगा, तभी हम लोग उसका समाकलन करेंगे, एक जोड़कर इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो इसको पहले हम लोग पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये x का पावर 4 रहने दीजिए, यह रूट के अंदर है बाबू। ये चीज समझिए, ये रूट एक्स है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 छुपा रहता है, यही स्क्वायर रूट कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है। अगर यही 2 छुपा रहता है तो 1/2 लिखते हैं, 2 लिखा नहीं जाता है। और यहाँ पर 3 हो ना बाबू तो 1/3 लिखेंगे, यहाँ पर 4 हो ना तो 1/4 लिखेंगे। ये चीज आपको हम डिफरेंशिएशन में भी समझाए थे। लेकिन अगर यही चीज बाहर में हो तो यह नहीं लिखेंगे, इसको बाहर ही रहने देंगे कांस्टेंट। यहाँ पर ये पेट में होना चाहिए, इसको हम पेट में बोल रहे हैं। ये यहाँ पर तो नहीं है ना, 4 बाहर है, तो 4 को बाहर रहने दीजिए, रूट एक्स के बदले में 1/2 लिख देंगे। ध्यान रखिए, समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं, ठीक। तो अगर यह अंदर यहाँ पर रहेगा ना बाबू, तब पावर में 1/4 होगा, ठीक है। तो बताइए, ये अंदर में है, 3 साफ दिख रहा है कि 3 अंदर में, ये पेट में है इसका, तो x का पावर 4 ये चला जाएगा 1/3 dx। हम लोग जानते हैं इसके बाद बहुत बेसिक चीज है कि पावर में मल्टीप्लाई होता है, तो पावर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/3। अब यहाँ के बाद फिर से वही काम, पावर में एक जोड़ देना है। जोड़ रहे हैं ना कब से, देखिए यहाँ पर पावर में एक जोड़े हैं, तो पावर में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4/3 + 1 और फिर 4/3 + 1, ठीक है ना। आपको अगर डायरेक्टली आ रहा है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 7/3, कोई दिक्कत नहीं हो, उससे गलत नहीं होने वाला है। बताइए बाबू ये क्या हो जाएगा यहाँ के बाद, और इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए। तो x के पावर, इसको रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए, ये 3 × 3 = 4, 7/3 हो जाएगा। फिर डिवाइड में भी देखिए ये 7/3, ठीक है ना, प्लस c। अब ये 7/3 है,
ये डिवाइड में है ना, मल्टीप्लाई में होगा तो 3/7 हो जाएगा और x के पावर 7/3 प्लस c। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर रूट में आपको कोई इंटीग्रेशन आ रहा है करने के लिए तो आप इसको इस तरह से कन्वर्ट करके बना सकते हैं। इसको मत याद करिएगा क्योंकि इसके टाइप से इनफाइनाइट क्वेश्चन हो सकता है। याद आपको 2 फंक्शन करना है रूट में, एक रूट एक्स का, एक 1/√x का। अब बाकी सबको बनाना सीखिए आप, ठीक है ना। जैसे यह देखिए एक और 27 नंबर देखिए। अगर मान कर चलते हैं कि आपको ये क्वेश्चन ये हटा दे रहे हैं, आप वो समझ कर लिखते रहिए। देखिए इधर अगर यही 5√x 3 है, अगर यह चले यहाँ पर 3 मान लिया जाए, यहाँ पर 5 मान लिया जाए, तो इसको क्या करेंगे, और भी कुछ हो सकता है, जैसे 4 ले लेते हैं इस बार। बताइए ये हो जाएगा x के पावर 5 है ना, और यहाँ पर पावर में चला जाएगा 1/4 dx। x के पावर 5 रहने देंगे, यह पावर में 1/4। हम लोग जानते हैं पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5/4 हो जाएगा dx। और इसमें आप एक ऐड कर दीजिए, कर देंगे ना एक ऐड, तो एक ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4 + 1, और फिर से 5/4 + 1 प्लस c। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 9/4, और फिर से ये भी हो जाएगा 9/4। फ्रैक्शन गाइड सब्ट्रैक्ट आ रहा है ना हम लोगों को। देखिए 4 5 9, ये हो जाएगा 4/9 x के पावर 9/4 प्लस c। तो हमको लग रहा है कि रूट के फॉर्म में अगर आपको इंटीग्रेशन आ रहा है तो अब हम लोग बना सकते हैं ना जी। चलिए देखिए एक और देख लिया जाए। जैसे एक चीज हम लोग अभी तक पढ़े नहीं, जीरो का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जीरो का जो इंटीग्रेशन होता है 0 होता है, लेकिन c ऐड किया जाता है तो c हो जाएगा। तो जीरो का इंटीग्रेशन इनडिफिनिट में c होता है, डिफिनिट में 0 हो सकता है किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ में आ रहा है। इनडिफिनिट में कभी भी जीरो का डिफरेंशिएशन 0 नहीं होगा, c लिखा जाएगा। c लिखिए या k लिखिए, बट अगर यही डिफिनिट में रहेगा तो 0 भी हो सकता है। कोई ऐसा फंक्शन होगा, बहुत सारा फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप बताइए जीरो का इंटीग्रेशन c या k ऑब्जेक्टिव में आता रहता है एग्जाम में ना, इस ध्यान रहे। चलिए हम लोग छोटा छोटा जितना भी फंक्शन है सबका इंटीग्रेशन कर लिए। जैसे एक यह देखिए, एक यह अभी आपको फॉर्मूला में आगे मिलेगा। जैसे मान के चलते हैं कि आपके पास आ गया 2 के पावर x का इंटीग्रेशन। बड़ा हाईलाइटेड ये क्वेश्चन है, तो हम लोग अभी जस्ट अगले वीडियो में हम लोग फार्मूला लिखेंगे। उसके बाद ये तो था, मान के चलिए टाइप 1 था, अभी 29 हो गया ना, एक और बताएंगे 30 हो जाएगा। और फिर अगले वीडियो में जस्ट आप देखिए 30 वो और आसपास क्वेश्चन करवाएंगे हम लोग। ये सबको जोड़कर हम बनाएंगे, जितना भी हम लोग इंटीग्रेशन किए, छोटा छोटा फंक्शन का किए, ये सबको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सीखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। 30 तक क्वेश्चन हो गया बेसिक। अगले वीडियो में फिर से 30 क्वेश्चन इसी के रिलेटेड मिलेगा, ठीक है ना। उसमें और अगले वीडियो में आपको फार्मूला भी मिलेगा बाबू। फार्मूला जो इंटीग्रेशन का, पूरा इंटीग्रेशन को चलाने के लिए लगभग 28 को फार्मूला है बाबू। 28 को हम लिखेंगे, अब पूरा समझाएंगे उसको, ठीक है ना। अगले वीडियो में उसको देखिए आप लोग। चलिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा तो ये देखिए, अभी हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे। ये इंटीग्रेशन होता है बाय प्रॉपर्टी एक्स का, ये एक कांस्टेंट है बाबू। तो एक्स का होता है एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स बाई लॉग ए, एक कांस्टेंट है। उसी तरह से देखिए यहाँ पर बेस में कांस्टेंट है। तो बताइए ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है इस एक्सप्रेशन जैसा दिख रहा है। तो जब हम लोग इतना को इतना लिख सकते, इसमें कुछ अलग से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये डायरेक्ट फार्मूला पे आपको सेट कर देना है। तो एक्स का इंटीग्रेशन एक्स लॉग ए हो रहा है डिवाइड में, तो 2x का हो जाएगा 2x बाई लॉग 2 प्लस सी हो गया। ए के पावर एक्स का इंटीग्रेशन इतना हो गया, ठीक है ना। 29 नंबर देखिए बाबू, एक और देख लिया जाए। अगर यही 3 के पावर x हो, कुछ नहीं करना है, 3 के पावर x बाई लॉग 3 प्लस सी। ये जो रहेगा ना उसको लिख देना है, या डिवाइड में लॉग जो बेस में रहेगा उसको लिख देना है, ठीक है। या
ये फार्मूला देखिए, एक्स का एक्स बाई लॉग है, ये फार्मूला हो ना। यहाँ पर एक कांस्टेंट, जब भी बेस में कांस्टेंट रहेगा ये फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। और भी देखिए इसमें 31 नंबर देखिए, देखिए कितना क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू। अगर अब आप ठीक ना होइएगा तो कब ठीक होइएगा? इतना कहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया पे इतना कोई नहीं आपको एग्जाम्पल बताएगा, कहीं पर भी कोई इतना एग्जाम्पल नहीं है। 2 4 5 एग्जाम्पल मिल गया और क्वेश्चन उतना पे आपका एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट कर देते हैं लोग। देखिए हम कितना क्वेश्चन, अभी इतना क्वेश्चन अभी और हम 2 बार बनाएंगे। बोले ना कि इसके जैसा अभी 100 गो क्वेश्चन आने वाला, अभी तो 30 35 को आज करा दे रहे हैं। अगले वीडियो में देखिएगा, उसके अगले वीडियो में देखिएगा सब बनवाए हैं। चलिए और मान के चलते हैं कि यही 2/5 2x/5x रहेगा तो कैसे बनाएंगे बाबू? तो दोनों का पावर सेम है ना जी, तो दोनों को मिलाकर एक पावर लिख सकते हैं क्या? 2/5 के पावर x। अब बताइए x का क्या होता है? x बाई लॉग ए, पढ़े ना। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? ax, ये पूरा कांस्टेंट बाबू a का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा ax बाई में लॉग a के स्थान पे 2/5। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन इतना हो गया, ठीक है ना। आप ये खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है ना। i बराबर में 3 के पावर x और 4 के पावर x, ठीक है। ये देखिए बहुत बड़ा नंबर हो गया ये बना लीजिएगा 5 के पावर x, बनाए है क्या? नहीं, 5 के पावर x बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए एक और देख लीजिए कि अगले वीडियो में आपको क्या मिलेगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बाबू अगले वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए आप उसको वॉच करिए। जानते हैं बाबू, जो भी आपके रिलेशन में मौसी का, मामा का, कोई भी चाचा चाची का लड़का हो या आसपास कहीं पर भी फ्रेंड हो, सबको शेयर करो बाबू। क्योंकि देखो इससे अच्छा क्या हो सकता है, एक एक फंक्शन का हम पूरा इंटीग्रेशन बता दिए और उससे पहले इंट्रोडक्शन बताएं कि इंटीग्रेशन होता क्या है, कहाँ से आया, क्या इसका यूज है, सब कुछ तो बता दिया हम। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, अगर ये सब सीख जाइएगा ना तो सब क्वेश्चन बनने लगेगा। बस एक बार थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा सपोर्ट करिए मेरा, ये सबको शेयर करिए, वायरल करिए बाबू थोड़ा इसको, कि कोई भी इंटीग्रेशन कितना भी कमजोर बच्चा हो उसको थोड़ा से मन नहीं भी लग रहा है ना, वो भी बनाना स्टार्ट कर देगा। देख रहे कितना तोड़ तोड़ कर एक ही क्वेश्चन को 4 4 5 5 बार जब आ रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार हम समझा रहे हैं, ठीक है। नहीं कि अभी बता दिया अगले बार तो डायरेक्ट बना दिए, उसी एनर्जी से, सेम एनर्जी से, उसी तरीका से फिर से आपको बता रहे हैं हम। इसलिए एक चीज को 10 बार बता रहे हैं, आप 10 बार देखिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा, आपको मन भी लगेगा, थोड़ा सा कुछ जो डाउट्स भी होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए ये जितना भी फंक्शन पढ़े हम लोग, ये सबको मिलाकर एक फंक्शन हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चारों टाइप से, जैसे x² + 3x + 5। देखो बाबू इस सबका इंटीग्रेशन, इसका सबका इंटीग्रेशन अभी हम लोग किए ना यहाँ तक, इससे पहले 33 क्वेश्चन में। अब ये सबको हम मिक्स कर दिए, कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर माइनस भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब प्लस माइनस के फॉर्म में रहेगा, इनटू में रहेगा, डिवाइड में रहेगा, तो कैसे बनाएंगे, इसी सब का अगला वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे करेंगे, उससे पहले एक चीज बताइए, आपसे कोई कह दिया x² का इंटीग्रेशन करना है, तो x² का इंटीग्रेशन करना है तो 2 चीज चाहिए, एक इंटीग्रेशन का चिन्ह चाहिए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन ना, और दूसरा चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x वेरिएबल में है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, तो dx लिखेंगे। अगर ये y² आता ना बाबू, अगर ये यही फंक्शन y² आता तो हम लोग dy के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसी से पूछना नहीं है कि किसके रिस्पेक्ट में, आपको खुद से बना लेना। एक ही स्क्वायर रहेगा, 2 नहीं रहेगा। देखिए y² रहेगा तो dy लिख देंगे, अगर यहाँ पर x² है तो dx। तो आपको समझ में आया कि किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो 2 चीज होना चाहिए, एक इंटीग्रेशन का साइन होना चाहिए और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वह होना चाहिए, है ना। ठीक, अब देखिए तो बताइए x² का इंटीग्रेशन करना है तो x² के लिए देखिए क्या करना है आपको, और आसान, इस चिन्ह से मल्टीप्लाई करिए और dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ऑटोमेटिक ये चिन्ह और dx लग गया कि नहीं। उसी तरह से ये 3 कांस्टेंट है, मालूम है ना, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा, बाहर करेंगे 3 को बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करिए, ये चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिए, dx से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए ऑटोमेटिक जुड़ जा रहा है कि नहीं। ये कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, बस ये चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दिए और dx से। कंफ्यूज नहीं ना हो रहे भाई, x² का इंटीग्रेशन करना है ना बाबू,
तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए dx होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए इसका। तो हम लोग आके इस चिन्ह से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, dx से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस चिन्ह से मल्टीप्लाई करें, dx से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इस चिन्ह से मल्टीप्लाई करें, dx से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, ठीक है ना। या अपने से कोई जो नहीं मल्टीप्लाई करना। अब अपने से बताइए ये 3 फंक्शन है ना, इसमें तीनों का इंटीग्रेशन करना है, तो चिन्ह चाहिए और dx चाहिए, लिख दिए। इसमें बताइए पावर में 2 है ना, तो एक ऐड करेंगे तो 3/3 हो जाएगा। मालूम है ना, भूल गए इतना जल्दी। पावर में 2 है तो पावर में हमेशा एक ऐड करते हैं। फिर 3, इसका पावर 1 है तो क्या लिख देंगे, x²/2 है ना, पावर में एक ऐड है तो 2/2 लिख देंगे। अब 5 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस से, इस फंक्शन का यह इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है ना। एक हम आपको दे दे रहे हैं, बनाइएगा 35 हो जाए कम से कम। देखिए इसका इंटीग्रेशन आप करिएगा, और इसके जैसा हम फिर से 25-30 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अगले वीडियो में देखिएगा इसको, इसके बाद ऐसा ऐसा ही क्वेश्चन हम जान से बता दिए, मतलब ये टीजर है, अगले वीडियो में आने वाला है, ठीक है ना। अगर ये सीख गए बाबू ना तो इंटीग्रेशन गर्दा करने वाला है।